नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेर मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान का अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। ये आप इसे चाहे लेक्चर 1 बोलिए, चाहे आप इसे वन शॉट बोलिए, ये एक ही आज के लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आज ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आज है ना, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, आज हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। 10th क्लास की पूरी पॉलिटी अब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो अपन लोग मैराथन में कंप्लीट कर चुके हैं, पर आज फिर से हमारी जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए जानते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। आज हम जानेंगे चुनौतियां है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें चुनौती जो शब्द है उसको समझने की जरूरत है, और इसे मैं आपको जो व्यवहारिक जो हमारे जीवन में चुनौती है उनसे भी चर्चा करके बताऊंगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार, लोकतंत्र को मजबूत करना, ये तीनों चुनौतियां हैं। फिर उनमें किस प्रकार से सुधार करा जा सकता है, राजनीतिक सुधार क्या होते हैं वो चर्चा करेंगे। और लोकतंत्र की पूर्ण परिभाषा, हम बचपन से एक लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, उसमें और थोड़ा सा सुधार करके एक सही डेफिनेशन हमने क्रिएट करी है, वो हम लोगों को जाननी है। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज आखिरी चैप्टर है और एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चुनौती, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है चुनौती। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हुआ आया हूं कि जितनी भी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे सैन्य शासन व्यवस्था हो, उन सभी में अगर सबसे बेहतरीन कोई व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र, आज तक ऐसा कोई लोकतंत्र का दूसरा कॉम्पिटिटर हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है ना, कॉम्पिटिटर आज तक हमें नहीं देखने को मिला कि कोई ऐसा प्रतिद्वंदी हो, कॉम्पिटिटर हो। लोकतंत्र का कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है। लोकतंत्र बेस्ट है, सबसे अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा है लोकतंत्र। क्या है? बेस्ट है। जैसे कि मान लो आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, ठीक है, ये 70 बच्चे हमेशा, आप फर्स्ट क्लास आप सभी लोग साथ में पढ़ते आए हो, और कोई एक बच्चा है जिसका नाम है एक्स। ये जो एक्स स्टूडेंट है ना, ये एक्स स्टूडेंट क्या है, हमेशा से टॉप करता आया है। इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इसका कॉम्पिटिटर नहीं। पर कॉम्पिटिटर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ कमियां नहीं है, इसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, इसके लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं है, कुछ चुनौतियां नहीं है। तो उसी प्रकार से यहां पे लोकतंत्र का कॉम्पिटिटर ना होने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां चाहे कोई व्यवस्था हो वहां पर भी चुनौतियां होती हैं, चाहे कोई मानव हो उनके जीवन में भी चुनौतियां होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जीवन में यह है कि हम ये समझे तो सही, चुनौतियां हैं क्या, चुनौतियों का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में, अभी तक कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र में संभावनाएं बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हम बहुत हद से ज्यादा काम लोकतंत्र में कर सकते हैं, बहुत अधिकार जनता को हम दे सकते हैं, बहुत काम हम लोकतंत्र में कर सकते हैं। मतलब जितनी संभावनाएं हैं उतना आज तक लाभ लोकतंत्र में पूरी दुनिया में कहीं नहीं उठाया गया। तो अभी जो लाभ नहीं उठाया तो हमें लाभ उठाना चाहिए ना, उठाना चाहिए। उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिन पर जीत हासिल की जा सकती है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। क्या बोला है? चुनौती या चैलेंज क्या होता है? चुनौती या चैलेंज एक तरीके से हमारे लाइफ में क्या है, जो प्रॉब्लम है लाइफ में, मान लीजिए, ठीक है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था में जो समस्या है उसे मान लीजिए वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है, वो समस्या भी है, ये बात भी सही है। पर चुनौती हम उसी को कहते हैं जिस प्रॉब्लम के ऊपर, जिस समस्या के ऊपर हम ओवरकम कर जाए, मतलब उसका समाधान है, उसको हम डिफीट कर सकते हैं, उसे हम हरा सकते हैं, उसको हम डिफीट कर सकते हैं। तो वही चुनौती कहलाती है, वही चैलेंज कहलाता है। आपकी चैलेंज है कि आप 95% बनाओ। हां, डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, बट पॉसिबल भी है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप लोग 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। परेशानी है, समस्या है, पर समाधान है, हो सकता है। तो चुनौती का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां, चाहे वो जीवन हो चाहे वो व्यवस्था हो, उनके समाधान है और उनको हम जीत हासिल कर सकते हैं,
उनके ऊपर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। और चुनौतियां जब लोकतंत्र में है, ये जो जीत वाला शब्द है ये हमें कहां है, लोकतंत्र में ही देखने को मिलेगा कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमें मिल सकता है, हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल करके एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं, एक अच्छा आदर्श जो व्यवस्था है वो खड़ी कर सकते हैं। ओके, तो चुनौती के हमेशा बात ध्यान रखना है, जिन पर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं उन्हीं को है पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज के समय में हर चीज पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल है। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, जो पहला वीडियो था मेरा यूट्यूब पे सत्ता की साझेदारी में लेक्चर 1, उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आज आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताने जा रहा हूं जो आपको लास्ट तक, इस बुक के एंड तक काम आएंगे। जो लोकतंत्र मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था सत्ता की साझेदारी की, मैं आज उसी लोकतंत्र की आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं। और आप 11th पढ़ लीजिए, आप 12th पढ़ लीजिए, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा लोकतंत्र। जो मैं समझा रहा हूं वही लोकतंत्र आपको आगे तक याद रखना है, वो हमेशा आपके काम आएगा, आपकी शिक्षा में भी काम आएगा और आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में उस समय बताई थी जब पहला वीडियो मैंने अपलोड करा था। तो अब हम उसी लोकतंत्र पे चर्चा कर रहे हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं कि लाइफ में एक प्रॉब्लम है, जब उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, जब हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो फिर हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है। मैं 2 उदाहरण लेता हूं। जैसे कि एक तो मान लो, जैसे कि आप लोगों की डिमांड है कि भाई 10th के बाद क्या हो, 10th के बाद अगर मेरे 90% से ऊपर बने तो मेरे फादर क्या करें, मुझे लैपटॉप दिला दें। ओके, ये हो सकता है कि जैसे आप लोगों की डिमांड हो। अब आपकी लैपटॉप की डिमांड है, अगर मान लो अगर ये बात पूरी हो जाए तो अगली बार आपकी डिमांड और कुछ होगी, उसके बाद अगली डिमांड आपकी और कुछ होगी। तो ये तो एक बात हो गई कि जब हम एक चीज पा लेते हैं तो हमारी दूसरी अपेक्षा बढ़ जाती है। और ये मानवीय स्वभाव भी है ना, हमारी आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमने अगर एक चीज पाई है तो फिर हम दूसरी की भी डिमांड करते हैं, दूसरी पाई तो तीसरी की डिमांड करेंगे। इसी प्रकार से हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, आकांक्षाएं हमारी बढ़ती रहती है। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र में भी हमारी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, हमारी अपेक्षा कभी कम नहीं होंगी। एक उदाहरण जैसे मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपने कभी प्लानिंग करी कि भाई मैं कल से 5 बजे उठूंगा, 5 AM उठूंगा। ओके, 5 AM उठूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। ओके, और मैं धीरे धीरे और जो भी रूटीन होगा वो फॉलो करूंगा। ये चैलेंज है, मान लीजिए कि हम 5 बजे सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, पर समाधान है ना, उठ तो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है, हम उठ सकते हैं पर उठ नहीं पा रहे। तो क्या करना चाहिए, हमें उठने की पूरी कोशिश करनी। सबसे पहले बस मेरा यही टारगेट है कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, बाकी मैं सोच ही नहीं रहा एक्सरसाइज करना है, स्टडी करना। 5 बजे उठ करके बस बैठ जाऊं कि हाँ भाई 5 बजे उठकर घूम लूं, फिर लूं, इधर उधर जाऊं, मस्ती मजाक कर लूं, कुछ भी कर लूं, बस 5 बजे उठ जाऊं। पहला चैलेंज। जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना 5 बजे उठने लग जाओगे, फिर आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपकी उम्मीद बढ़ जाएंगी कि यार अब मैं 5 बजे रोज उठने लगा हूं। अब एक काम करता हूं, मैं आधे घंटे क्या करूं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूं। पहले दिन एक्सरसाइज करते हुए जोर आएगा, दूसरे दिन कम आएगा, तीसरे दिन और कमजोर आएगा। फिर आपको 1 महीने बाद पता चलेगा यार मैं तो 5 बजे तो उठ ही रहा था 3 महीने से, अब 1 महीना हो गया मुझे एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, और भी बढ़िया काम हो गया। फिर आप सोचते हो यार लो चलो अब स्टडी करना भी शुरू कर दो। तो जब एक चुनौती से हम लोग ऊपर उठते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या है, चैलेंज है। मैंने क्या बोला, चैलेंज क्या है, जब समस्या है और समस्या से हम ओवरकम कर रहे हैं। अब जब आपसे 5 बजे नहीं उठा जा रहा था पर आपने 1 महीना 2 महीना उठ लिए 5 बजे, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अरे यार देख मैं 5 बजे उठ गया। आप याद करते हैं वो 2 महीने के पहले के दिन, और यार देख मैं पहले 8 बजे तक नहीं उठता था, अब मैं 5 बजे उठने लगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। फिर आपके मन में एक और जिज्ञासा शक्ति में अब एक और काम एडिशन में कर दूं। तो जब उसी प्रकार से हम एक चुनौती से ऊपर आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है और हम उसे करने के लिए हमारे में कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप अगर आज 9th में आप 90+ बनाएंगे तो फिर आपकी अपेक्षा रहेगी 12th में भी बनाऊं, क्योंकि आपने 10th में बनाई है। फिर 12th में बनाई, आपकी उम्मीद होगी ग्रेजुएशन में बनाऊं, फिर एक अच्छे से एग्जाम को मैं फाइट करूं और एक अच्छी सी जॉब भी पाऊं। तो ये क्या है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है जब एक चुनौती हमारी पूरी हो जाए। तो अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है, व्यवहारिक बात है, बेसिक बात है भैया। जैसे आज मैं पर्सनल मेरी बात करूं, मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है वो अलग है। मेरी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं वो अलग है, मेरी लाइफ में जो चुनौतियां हैं वो अलग है, आपकी लाइफ में जो चुनौतियां हैं वो अलग है।
और किसी पर्सन की बात करूं, उनकी लाइफ में जो चुनौतियां हैं वो अलग है। जब एक इंसान की चुनौती सेम नहीं हो सकती, जब सभी लोगों की चुनौतियां सेम नहीं हो सकती, तो आप सोचो सभी देशों की चुनौतियां किस प्रकार से सेम हो। हर जगह अलग अलग चुनौतियां हैं, तो वो अलग अलग चुनौतियां क्या है वो हमें जाननी। सबसे पहली जो चुनौती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना। सबसे पहली चुनौती है कि भाई जहां लोकतंत्र नहीं है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करो, उसके बाद आगे की बात सोचो। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले 5 बजे उठो तो सही, बाद में है एक्सरसाइज करना, स्टडी करना, सब कुछ। सबसे पहली बात, आधार तो ये कि 5 बजे उठे, है ना। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र को अच्छा बना देंगे, लोकतंत्र को आदर्श बना देंगे, लोकतंत्र को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले आप लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करो, उसे देश में लागू करो। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना ही सबसे पहले आधार है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, मतलब जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है वो बात कर रहे हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। क्या करना? लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाना, मतलब लोकतंत्र। अब भी जो व्यवस्था है, मतलब जो भी देश है उनमें जो अभी व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है। फिर कौन सी होगी? फिर कौन सी व्यवस्था होगी? राजतंत्र हो सकती है, तानाशाही हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा सैन्य शासन की भी हो सकती है। इनमें से जो भी व्यवस्था है और इसके अलावा और कोई भी व्यवस्था हो, कोई सी भी हो, पर अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर के आनी। लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या बोलते हैं? मैंने राजनीतिक दल आपको पढ़ाया, उसमें ये बोला ना भाई लोकतंत्र लोगों को नहीं पता। लोकतंत्र का मतलब ये है कि भाई राजनीतिक दल है, पार्टी है, तो पार्टियों का होना, और पार्टियों का क्या पार्टियों का काम क्या है? चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ करके क्या करना? सरकार बनाना। तो अभी जो सरकार है ये किस चीज को दर्शा रही है? ये लोकतंत्र को ही तो दर्शा रही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने का मतलब है लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना। ये चुनौती है। और लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब होगा? जब राजतंत्र, तानाशाही, सैन्य शासन आपके देश में उनको हटा दिया जाए, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तभी आपकी एक ऐसी सरकार बन सकती है जो लोगों ने चुनी होगी। इनमें मौजूद गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, जितने भी गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था उनको गिराने, उनको खत्म करने। सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना। तो अब देखो, सबसे पहले जो सत्ता पर अगर सेना का नियंत्रण है तो उसको समाप्त करना। अगर जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या है, काफी समय तक मिलिट्री का रूल रहा है। और भी अगर आप आगे की क्लासेस में 11th 12th में पॉलिटी पढ़ते हैं तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी कुछ समय बीच में मिलिट्री का रूल रहा है। 1991 के बाद से बांग्लादेश में सही से मिलिट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र चला है। पाकिस्तान में 2008 से के बाद से चला है। और जैसे हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में क्या है, नेपाल में राजतंत्र था। 2015 में नया संविधान बना करके राजतंत्र को खत्म कर करके क्या करा गया है? लोकतंत्र लागू करा गया। ये आसपास के जो पड़ोसी देश उन्हीं की बात बता रहा हूं। समाप्त करने, एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित मतलब एक अच्छी व्यवस्था और सभी को साथ लेकर पूरे देश को यूनाइट कर करके हमें एक व्यवस्था को स्थापित करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने एक सैन्य शासन में दिखाया कि लोगों को उठा करके कहीं बंद करा जा रहा है या वो कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ के ले जाया जा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विस्तार। अब देखो, सबसे पहला काम क्या कर लिया हमने? लोकतंत्र को स्थापित कर लिया। अब स्थापित कर लिया तो अब दूसरा जो हमारा काम है वो काम क्या है? लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उनका विस्तार करना। ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले हमारे पास चैलेंज क्या था? 5 बजे उठने का चैलेंज था। उसके बाद था एक्सरसाइज करना, स्टडी करना, ये सब कुछ बात के चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज ये था 5 बजे उठना। ठीक है, तो 5 बजे उठ लिए। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र स्थापित करना सबसे पहला चैलेंज था, चुनौती थी हमारे पास। अब जब वो चैलेंज आपने पूरा कर लिया है, एक चुनौती पूरी हो चुकी है, तो आपकी अपेक्षा है कि हम और सुधार करें और बेहतरीन बनाएं। तो बेहतरीन में क्या है? जो दूसरी चुनौती है वो है लोकतंत्र का विस्तार करना, उसे बढ़ाना। तो विस्तार का मतलब क्या है सर? यहाँ पे विस्तार का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री बना दो एक देश में या ज्यादा ज्यादा राष्ट्रपति बनाओ? नहीं। तो क्या है वो जानते हैं। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। देखो, लोकतांत्रिक शासन के जो बुनियादी सिद्धांत, अब देखो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र क्या है? जनता की व्यवस्था है। तो जनता की जब मैंने बात करी है तो जनता का मतलब क्या है? जो अंतिम पायदान पे भी जो इंसान खड़ा है वो भी जनता है। तो जो बुनियाद है लोकतंत्र की, जो बुनियादी सिद्धांत है कि भाई सभी को बराबरी का अधिकार मिले, सभी को विकल्प मिलने चाहिए, चॉइस मिलने चाहिए, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना दिया जाए, वो अपनी जिंदगी को आराम से जी सके। ये जो बुनियादी सिद्धांत है लोकतंत्र के, ये क्या हो? वो अमल हो, वो सही से काम हो। सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना है। तो सभी सामाजिक समूहों को भागीदारी मिले,
सभी संस्थाओं में सही से काम हो। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग जो सामाजिक समूह उनको दर्शाया गया है, सरकार में उन्हें भागीदारी मिले, सभी सामाजिक समूह को जोड़ा जाए। तो सत्ता की साझेदारी जो हम लोगों ने पढ़ी, सत्ता की साझेदारी क्या थी भैया? लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा। अब देखिए, अब एक बात मैं आपको और टिप्स देकर के जा रहा हूं। अब जब आपके पास एग्जाम में कोई सवाल आता है तो आपको है ना बंदिश नहीं होना है, बंधना नहीं है। सामाजिक विज्ञान की सबसे बढ़िया जो खूबसूरत बातें हैं वो यही हैं। एक तो ये है कि आप चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, इन चारों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। इको में भी कभी आप पॉलिटी की बात रख सकते हैं, पॉलिटी में भी आप कभी इको की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बात रख सकते हैं। इट्स कॉमन। पहली बात हुई। दूसरी बात यह कि अगर जब आपने पूरी बुक पढ़ ली है पॉलिटी की, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से लेकर के अगर जब वो सवाल आ रहा है, उस सवाल में आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसने बात लोकतंत्र की पूछी है, पर ये सवाल तो उठा तो सत्ता की साझेदारी के चैप्टर से, अध्याय से, तो आप बंधो मत कि मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर है सत्ता की साझेदारी में से ही दे करके जाऊं। नहीं, आप अपनी सोच है उसे वाइड करो, उसे फैलाओ। अच्छा, मनीष सर ने हमें लोकतंत्र की चुनौतियों में भी यह बात पढ़ाई थी। लिखिए, वहां पे जो बेस्ट है वो लिखिए, इंटरकनेक्ट करके लिखिए, तभी जाकर के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं हर बार कहता हुआ आया हूं, तैयारी सब कर रहे हैं, पर अच्छे नंबर उन्हीं के आएंगे जो एक अच्छी तरीके से कॉपी को प्रेजेंट कर करके एग्जामिनर को सौंप करके आएंगे। ओके, आप कॉपी नहीं सौंप करके आ रहे उन्हें, ठीक है ना, आप अपना भविष्य उनके हाथ में देकर के आ रहे हैं कि आप अच्छा दीजिएगा। और भविष्य कब अच्छा होगा? जब हम वर्तमान अच्छा करेंगे। आज अगर मैं अच्छा कॉपी में लिख करके जाऊंगा तो ही तो वही तो कॉपी जाएगी ना। और अब आज जो कल कॉपी में मैं लिखूंगा एग्जाम में, वो कब अच्छा लिखूंगा? जब मैं आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, तो जो स्थानीय सरकार हैं, जो लोकल सरकार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना। जैसे कि हमारे देश में भी स्थानीय स्वशासन की सरकार है, उनको अधिकार दिए गए। संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना। संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को, अब ये संघ के सिद्धांत है क्या? संघवाद। हाँ? और संघवाद क्या है? जहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों के पास अपनी समान शक्ति हो। आ गया ना? 8th चैप्टर में 2nd चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला है संघ की जो सभी इकाइयां, सभी राज्य हैं, उनमें संघ के जो सिद्धांत है, वह जो समान शक्तियां देना है, बराबर अधिकार देना है, उसको व्यवहारिक रूप से भी लागू करा जाए। सिर्फ संविधान में लिख करके या कानून व्यवस्था में, दस्तावेजों में लिख करके पूरा नहीं है, उसे सच में लागू करो, व्यवहार में लागू करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि नहीं नहीं, तो दूसरों को बोले भाई तू 5 बजे उठा कर, तू इतनी मेहनत करा कर, और हम खुद ही नहीं कर रहे, तो वो नहीं। व्यवहारिक रूप से भी वो चीजें होनी चाहिए। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां है। तो महिलाओं और अल्पसंख्यक, जैसे यहाँ पे मैंने एक महिला को दिखाया है, तो महिला और जो अल्पसंख्यक समूह है उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, और चाहे किसी भी प्रकार के समुदाय हो, सभी को क्या हो, भागीदारी मिलनी चाहिए। अब ये बात हमने किस में पढ़ी है? ये बात हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है। ये बात हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखी है कि उचित भागीदारी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, चाहे महिलाएं हो चाहे अल्पसंख्यक समूह। कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक नियंत्रण के मतलब सरकार के बाहर, सरकार के नियंत्रण से, सरकार के कंट्रोल से कम चीजें बाहर रहनी चाहिए। और सरकार कौन सी है? ये वो सरकार है जिसको लोगों ने चुना है, जिसको जनता ने चुना है, उस सरकार की बात हम कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कह सकते हैं कि जनता के नियंत्रण से, जनता के कंट्रोल से कम चीजें बाहर हो। ठीक है, जो भी डिसाइड करे वो जनता करे, जो भी शक्तियां हो जनता के हाथ में हो। तो अब पहली चुनौती तो हमारे पास क्या थी? लोकतंत्र शासन व्यवस्था को स्थापित करना। दूसरी क्या है? उसका विस्तार करना। विस्तार मतलब सभी सामाजिक समूह को, सभी वर्गों को उसमें हिस्सेदारी देना, सभी जो आपकी संस्था है उनको सही से काम पे लगाना, यही क्या है? विस्तार करना होता है। उदाहरण भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका में भी आज भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। उनमें भी ये हमें चुनौतियां देखने को मिलती है। ठीक है, आज भी आप देखिएगा कि भारत में जैसे कि जो अलग अलग प्रकार के दबाव समूह हैं, वो मांग करते हैं कि हमें राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दी जाए, हमारी सरकार हमारे भी समाज के, हमारे भी समुदाय के मंत्री बनाए। तो जो इस प्रकार की मांग है, डिमांड से, वो होती रहती है। ये भारत अमेरिका भी फेस कर रहा है इस प्रकार की चुनौती।
तो अब हम लोग जानते हैं लोकतंत्र को मजबूत करना। तो दो जो चुनौतियां हैं वो हम लोग जान चुके हैं, एक तो लोकतंत्र की स्थापना करना, फिर उसका विस्तार करना, और अब जानते हैं लोकतंत्र को मजबूत करना। मजबूत करने के में हम लोग क्या जानेंगे कि जो हमारी संस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी कार्यपद्धति में सुधार करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो, राजनीति में भागीदारी मिले, सरकार में भागीदारी मिले, यह हमें जानना है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी ना किसी रूप में ये चुनौती है, ज्यादातर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती हमें देखने को मिलती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। तो जो लोकतांत्रिक संस्था है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उन्हें मजबूत बनाने की बात है। जैसे कि विधायिका क्या होती है, संसद होती है, और हमारे देश का नया संसद भवन बन रहा है, उसकी इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा बस एक बात को आप ध्यान रखिए कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी होनी चाहिए। लोगों की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, जो लोग चाहते हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी होनी चाहिए, वो उम्मीदें अधूरी ना रहे, वो उम्मीदें पूरी हो। जो लोग चाहते हैं उन उम्मीदों पे क्या है, जो हमारी संस्थाएं हैं वो खड़ी उतरे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, कोई सी भी हो। इसका मतलब संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। देखो, वृद्धि का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होना, बढ़ोतरी होना, सुधार होना, वो है संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना। कार्यपद्धति मतलब जो काम करने का तरीका है इन संस्थाओं का, भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिस प्रकार से भी काम कर रही है उनमें सुधारना। जैसे कि मैं बात करूं न्यायपालिका, अब न्यायपालिका में हमारे जो डिसीजन है ना वो लेट आते हैं। अब जो लेट आते हैं वो डिसीजन नहीं आने चाहिए, डिसीजन बहुत जल्दी आने चाहिए, टाइम पे सभी की जो है सुनवाई है वो होनी चाहिए। तो उसमें हमें सुधार करना चाहिए। ये सुधार करना क्या है, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाना, उसे और सुधार करना, और मजबूत बनाना, और सुधार करना, और उससे क्या करना है, मजबूत बनाना है। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। तो देखो, अब क्या होता है, हम लोग भी ये चीज देखते हैं कि जो हमारी सरकारें होती हैं उन पे क्या है, ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है, अमीर लोगों का है। तो ये जो अमीर लोगों का प्रभाव है ना, ये कम होना चाहिए, ये क्या है, ये खत्म होना चाहिए। सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी को बराबर इस बात में अधिकार मिलना चाहिए कि जो सरकार है उस पर सभी का प्रभाव हो, अमीर का ही नहीं, गरीब का भी हो, अगड़े का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, बहुसंख्यक का, सभी का क्या होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो फैसला लेना है, डिसीजन लेना है कि इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, तो उसमें सभी को क्या हो, अधिकार मिलना चाहिए, किसी एक पर्सन का या किसी अमीर वर्ग के लोगों का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं राजनीतिक सुधारों पर विचार। देखिए, सामाजिक विज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें कभी भी है ना, हर बार समस्याओं पर ही फोकस नहीं करना। हमें फोकस जिस पे करना है वो है समाधान। हमें समाधान की बात करनी है, समाधान हमें निकालने। चुनौतियां क्या है, जिन पे हम जीत सकते हैं, जिन पे हम ओवरकम कर सकते हैं, वो चुनौतियां हैं। ओके, वो क्या है, वो चुनौतियां हैं। तो जब चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं जिन पे हम जीत सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सुधार करके ही तो जीत सकते हैं, हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके तो जीत सकते हैं। तो राजनीतिक सुधार क्या है वो हमें जानने। सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। जो सुझाव या प्रस्ताव जो लोग बताते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहते हैं। और जब जब सुधार आता है, इंप्रूवमेंट आता है, जब सुधार होगा, जब प्रगति होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास, उसे हम लोग कहते हैं। अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब इसको आप समझिए कि भैया जो जो सुधार हमें करने हैं उनकी हम एक लिस्ट बना ले। क्या कर ले, लिस्ट बना ले। बोले सर ये सबसे बेस्ट होगा, हमें क्या कर लेनी चाहिए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। तो ये लिस्ट हम वर्ल्ड की तो बना नहीं सकते भैया, पूरी दुनिया की तो बना नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या है, सभी देशों की जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग हैं, सभी देशों की जो समस्या है वो अलग अलग हैं। तो जब समस्या अलग है तो समाधान भी अलग होंगे। भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपके गले में दर्द हो रहा है। जब समस्या अलग अलग है तो दवाई भी अलग अलग होगी नहीं होगी। तो जब समस्या अलग अलग है तो समाधान तो अलग होंगे ही होंगे। तो हम वर्ल्ड की तो नहीं बना सकते। तो फिर बोला सर चलो इंडिया की तो बना ही सकते हो आप, पक्का हमें विश्वास, आप इंडिया की तो एक ऐसी सूची बनवा ही दोगे जो जो हमारे सामने समस्या है। पर अब आज मुझे एक बात बताओ कि अगर समस्या, हमने जो सूची बनाई वो केंद्र सरकार के हिसाब से बनाई, और मान लो समस्या केंद्र में है ही नहीं, समस्या राज्यों में हो, स्थानीय स्वशासन में हो, तो फिर क्या करें। तो इसलिए सूची बनाना है ना, सूची बनाना या लिस्ट बनाना वो प्रोप्रिएट नहीं है, वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है। तो फिर करें क्या सर, हम जो समाधान है उन पे हम लोग काम करें, जो हमारे जो दिशा निर्देश है उन पे हम लोग काम करें, वो क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा एज कंपेरिजन टू दैट कि हम लोग एक लिस्ट बना करके, एक सूची बना करके उन समस्याओं को देखते रहे कि ये समस्या है, ये समस्या नहीं, हमें समाधान पे बात करनी है, हमें समाधानों पर ध्यान हमें देना है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है, ठीक है। अब हम बहुत बार ये देखते हैं,
हर इंसान को जब कहीं कहीं समस्या नजर आती है वो एक ही बात कहता है, कानून बनाओ ना, कानून बना दो। बिल्कुल सही बात, कानून बनाने चाहिए। कोई भी समस्या है उसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान लोगों को नजर आता है कि कानून बना दो। पर कानून बनाना इतना लुभावना जो हमें लगता है, इतना अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा नहीं है। कानून हर चीज को पूरा फुलफिल नहीं कर सकता, कानून हर चीज को पूरा नहीं कर सकता। कानून होना जरूरी है, कानून आधार है किसी भी चीज का, यह आधार है, जरूरी है। पर कानून सिर्फ और सिर्फ कानून, यह पूरा बात नहीं। कानून के साथ साथ हमारी भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। कानून के साथ हम भी ये चाहें कि क्या हो, बदलाव आना चाहिए। तो बदलाव आना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहेंगे ही नहीं कि बदलाव आ जाए तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं। जैसे कि भैया कानून तो हमारे देश में ये भी है कि महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा होती है वो ना हो, पर हो रही है ना। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच जो मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं आ रहा। तो कानून क्या है, कानून सिर्फ फुलफिल नहीं कर सकता सारी बातों को। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। देखो, अगर आपने सावधानी से कोई कानून बनाया है, बहुत ध्यानपूर्वक कोई कानून बनाया है, तो जो गलत, जो राजनीतिक आचरण का मतलब जो व्यवहार है, जो गलत काम कर रहे हैं राजनीतिक लोग जो है, पॉलिटिशियंस है, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसे हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित का मतलब क्या होता है? डिमोटिवेटेड करेंगे, भाई आप ये काम मत करो। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसे क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप ज्यादा क्या करो, ऐसा काम करो। तो अच्छा कानून बनाना बहुत जरूरी है। पर विधिक संवैधानिक बदलाव को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। पर सिर्फ और सिर्फ हम कानून और संविधान में कोई बदलाव कर करके हम चुनौतियों को खत्म नहीं कर सकते। कब खत्म होगी? जब खुद जो लोग हैं वो चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि बदलाव आना चाहिए, तभी जाकर के बदलाव हम देखने को मिलेगा। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीतिक इस पर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, जब हम कोई भी कानून बना रहे हैं ना, तो हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण रूप से हमें सारा सोच समझ करके लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पंचायतों का या स्थानीय स्वशासन की जो बात है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब ये बात तो आप सभी को पता है भैया, पंचायत हो चाहे शहरी शासन व्यवस्था हो, स्थानीय जो स्वशासन की व्यवस्था है वो सभी राज्यों की अलग है। केरल की अलग है, गुजरात की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, सबकी अलग अलग है। परंतु जो कुछ बेसिक बातें हैं वो सबकी सेम है। जो कुछ अलग अलग बातें हैं, तो कुछ राज्यों की सरकारों ने ये कर रखा है कि जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो क्या हो, चुनाव ना लड़े। अब सरकार ने तो कानून इसलिए बनाया कि इससे क्या हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जनसंख्या पे नियंत्रण लगना चाहिए। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अच्छी बात है जो सरकार ने सोची। परंतु एक इसका उल्टा जो इफेक्ट पड़ेगा, जो एक गलत बात है, जो नेगेटिव बात है, वो ये है कि काफी जो लोग हैं वो लोकतंत्र से बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर हो जाएंगे? अगर मान लो किसी औरत के 3 बच्चे हैं, किसी पिता है उसके 3 बच्चे हैं, तो अगर वो 3 बच्चे वाला, तो वो तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा पंचायत के और उनके, तो वो तो बाहर हो गया ना। और हम तो कह रहे जनता में सभी आ रहे हैं। तो अच्छी बात तो ये कि जनसंख्या नियंत्रण की सोच रही है सरकार, पर यह भी तो सोचिए ना भैया कि वो लोकतंत्र से बाहर हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात है। परंतु आप ये बात ध्यान रखिएगा कि काफी राज्यों में जो ऐसे प्रावधान करे गए उस पर कुछ ईयर के बाद करे गए कि भैया अगर जैसे मान लो सन 2000 से पहले जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे, इट्स ओके, वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। पर सन 2000 के बाद जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे, वो चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। पर फिर भी काफी लोग उसमें बाहर हो जाते हैं। तो हमें जो भी कानून बना रहे हैं उस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करके ही कानून बनाना चाहिए। कई बार इसके परिणाम एकदम उल्टे हो निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा, सरकार ये चाहती थी पर हो क्या गया, ये हो गया, जो कि गलत बात थी। तो ये देखिए पंचायत की मैंने आपको एक फोटो भी दिखाई है। ये पंचायत वो पंचायत नहीं जिसमें आप हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ऐसी पंचायत नहीं। आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। मतलब हम जब कानून में ये लिखे ना करो, और ये हमारे मानव का स्वभाव भी है। मतलब जिस चीज के लिए मैं मना करा जाता हूं, ये मत करना बेटा, देख बेटा ऐसा मत करना, हम वो ज्यादा करके देखते हैं, देखे तो होगा क्या। तो ऐसे क्या है, जब कोई कानून में मनाही करी जाती है, जैसे कि हमारे देश का संविधान कहता है कि क्या हो, अनटचेबिलिटी का खत्म होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं लोग, बात आज भी कर रहे हैं। फिर बोला वुमेन्स के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। तो जहां मना ही कर रहे हैं, हम ना कर रहे हैं ना, वो वाले कानून क्या है, सफल नहीं हो पाते हैं। उनमें नेगेटिविटी नजर आ रही है, तो लोग ना आता है तो वो लोग सोचते हैं करके तो देखिए क्या बिगड़ जाएगा। तो नहीं वाले जो कानून है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों को सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर हम कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और उनकी गतिविधियों को लाभ पहुंचाता है, वही सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखो, कानून बनाने वाले राजनीतिक दल तो बनाने वाले भी नेता हैं, और अगर उनके फेवर में कुछ बनेगा तो ही वो उस कानून को बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। सबसे बढ़िया कानून है वह है जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत दे दे। ठीक है भैया, हमें ताकत किसी को नहीं देनी, ना नेता को ताकत देनी है, किसी को भी ताकत नहीं देनी। हमें जो ताकत देनी, किसको देनी है? जनता को ताकत देनी है। तो ऐसे ही कानून बना दो, डायरेक्ट लोकतंत्र में सुधार करने की ताकत किसको दे दे? जनता को दे दे। जैसे कि सूचना का अधिकार कानून, जो कब आया था? 2005 में आया था। इसकी बार हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी जाना है इसके बारे में। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। अब देखो, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक जो सुधार है वो कौन करेगा? राजनीतिक दल करेंगे। चलो हम एक बार ये भी मान करके चलते हैं कि लोकतांत्रिक जो सुधार होगा वो कानून के जरिए कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगी संसद। और संसद में कौन बैठे हैं भैया? ये नेता बैठे हैं। तो ये नेता तो कभी चाहेंगे ही नहीं ना कि भैया ऐसा कानून बनाए जो उन्हीं के खिलाफ हो। कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि भाई हम ऐसा कानून बना करके रखते हैं जो हमारे खिलाफ हो और हमारे ही विपक्ष में वो काम करना शुरू कर दे। तो ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। तो सुधार जो कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल ही कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको राजनीतिक दल के लोगों की फोटो दिखाई। राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए, है नहीं, पर लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। पर जो राजनीतिक दल है उनका उद्देश्य क्या है? ज्यादा हमारा जो पार्टी का फंड है वो बढ़ना चाहिए, हमारे पास खूब पैसा आना चाहिए, हमारे लोग ज्यादा जीत करके आ जाए, कैसे भी सरकार बना ले, ये इनके मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये मान लेना समझदारी नहीं कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों में के खिलाफ हो। तो जो हितों के खिलाफ हो वो कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, इसमें मैं थोड़ी सी गलती जनता की भी मानता हूँ। जनता की गलती मैं इसलिए मानता हूं कि हमारे देश में क्या होता है कि हम जब तक ही याद रखते हैं किसी चीजों को, जब तक क्या हो वो बिल्कुल हॉट टॉपिक रहता है ना। जैसे मान लो कभी किसी बहन बेटी का रेप हो जाता है तो 10 दिन 15 दिन तक तो कैंडल मार्च निकलेगी और निकलेगी, न्याय दो, ये करो। 10 दिन 15 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। कभी किसी के साथ कोई भेदभाव हो गया तो उसमें 5-7 दिन तक तो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो गया, जैसे अभी भी एक उत्तराखंड की कहानी चल रही है भोजन माता वाली की। भाई भोजन, जो दलित लेडी थी वो भोजन बना रही थी तो अपर कास्ट के बच्चे वहां नहीं खा रहे थे, मिड डे मील वाला जो खाना है। 5 दिन 7 दिन की बात चलेगी, वो भी दब जाएगी। जैसे समय के साथ समय पर धूल चढ़ती है, उसी प्रकार से क्या है, उन फाइलों पर, उन मुद्दों पर भी धूल चढ़ जाती है, लोग भूल जाते हैं। तो फिर नेता क्यों याद रखेंगे? जब आपकी व्यवस्था है, जनता की व्यवस्था, जब आप ही याद नहीं रखोगे तो फिर कौन याद रखेगा? पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना है। तो लोकतांत्रिक आंदोलन से, नागरिक संगठन से, मीडिया से ये सफल हो सकते हैं। परंतु जैसे मैंने बताया है ना कि जनता क्या है, जनता कुछ दिनों तक, मैं भारत की जनता की स्पेशल कहता हूं कि कुछ दिनों तक ही इन मुद्दों को याद रखती है, बाद में फिर धीरे धीरे उनको भूलती जाती है। अब आते हैं लोकतंत्र की पूर्ण परिभाषा। सर, पूर्ण परिभाषा मतलब वापस से परिभाषा? तो पहले क्या परिभाषा थी? तो भाई तुम लोगों ने 9th में कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ, सही बता दो, नहीं पढ़ा। 9th में अपन ने एक परिभाषा दी थी कि भैया लोकतंत्र में क्या है, शासक को चुनने का अधिकार किसको है? लोगों को है। शासक को चुनने का अधिकार किसको है? लोगों को है। वो इंपॉर्टेंट परिभाषा है। पर उसके साथ साथ अब हमने और कुछ बातें जानी। इतने चैप्टर हम लोगों ने पढ़े 9th में और इतने अब पढ़ लिए 10th में। कुछ चीजें हमने गौर करी, कुछ सीखा, कुछ जाना, अब वो और हमने ऐड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ शासक को चुनना ही लोकतंत्र नहीं है, उसके साथ साथ और भी पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। शासक का मतलब यह है कि जो सरकार का चुनाव करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीजें जोड़ी है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आधार है, ये तो लोकतंत्र का आधार है कि शासक को चुना जाएगा। पर इसके साथ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक के सारे प्रमुख फैसले लें। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। तो जो अब भी शासक है, जो भी सरकार है, उसे बदलने का मौका मिलना चाहिए। सबको पर्याप्त सही अवसर उनको मिलने चाहिए और शासक को बदल सकते। ये बात तो हम देखते हैं हमारे देश में। 2014 से पहले, 2004 से 2014 तक कौन प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। फिर 2014 से लेकर के अभी 2024 तक कौन रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। उसके बाद अब कौन आएगा वो अगली बार देखेंगे। तो ये तो ऑप्शन हमारे पास है।
यह विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये विकल्प और अवसर है, सभी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। और यह हमें किस रूप में मिलता है? राजनीतिक दलों के रूप में मिलता है। तो दल तो हमारे देश में 750 से ज्यादा दल रजिस्टर्ड है पूरे भारत में। तो हमारे पास बहुत ज्यादा ही विकल्प है। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकार को मानते हुए काम करे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है संविधान। संविधान, आपकी कानून व्यवस्था, ठीक है। आप अगर संविधान को जानते हैं ना, तो आपको किसी नेता के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने देश की कानून व्यवस्था को जानते हो, आपको किसी पार्टी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। पर हमारे देश में एक्चुअल में क्या है, हम ना तो संविधान को जान पा रहे हैं, ना हम हमारे कानून व्यवस्था को जानते हैं। सिर्फ अगर उसने आकर के कुछ बोल दिया, अरे यार ऐसा है, तो उसके साथ चल पड़ता है। उसने आकर के बोलते तो उसके साथ चल पड़ता है। अगर आपको पार्टियों की गुलामी छोड़नी है, अगर आपको नेताओं से गिड़गिड़ाना छोड़ना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, आप संविधान पढ़िए, आप संविधान को जानिए, आप उसकी मूल भावनाओं को जानिए, ठीक है ना। आप उसको समझने की कोशिश करिए, आपके लिए एक हथियार है, ताकत है। और फिर इसी संविधान के आधार पे आप ये देखें कि ये पार्टी सही काम कर रही है, गलत कर रही है, ये सही कर रही है या गलत कर रही है। तो हमेशा बात में ध्यान रखना, ऐसी सरकार का गठन हो जो संविधान को माने और नागरिकों के अधिकारों को मानते हैं। तो ये जो नागरिकों का अधिकार है, ये भी किसने दिए? संविधान ने तो दिए हैं। कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करी और पाया ये अधिकार वोट देना, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र में यही अधिकार काफी नहीं कि वोट देने का अधिकार देते, चुनाव लड़ने का अधिकार देते, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार देते। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बहुत जरूरी है। कौन से अधिकार जरूरी है? सामाजिक और आर्थिक अधिकार। ये सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की जब मैं चर्चा करता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो मौलिक अधिकार। कौन से मौलिक अधिकार? जो 6 मौलिक अधिकार जो हमारे भारत के संविधान ने हमें दिए। काफी बच्चों को पता ही नहीं है हमारे मौलिक अधिकार क्या। बच्चे छोड़ो, बूढ़े हो गए, उनको भी नहीं पता मौलिक अधिकार क्या। कब पहचानोगे, कब जानोगे? तो इनके अलावा यह अधिकार होना भी क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकार और सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है, बिल्कुल सपोर्ट में है, ये बात हमने देखी। और सभी सामाजिक समूह के बीच में क्या है? सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र बहुमत के लिए, तानाशाही नहीं। कभी भी लोकतंत्र तानाशाह नहीं बनना चाहिए, कूड़ शासन वाला नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो उसके मन में आए वो ऐसा शासन करे, ऐसा नहीं। अल्पसंख्यकों की आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र क्या है? जनता की व्यवस्था। जब जनता की बात है तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा इंसान है ना, वो भी जनता है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे भी अपनी बात रखने की पूरी इजाजत भारत के संविधान ने दी है और हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था देती है। और लोकतंत्र में कभी कोई तानाशाही नहीं हो सकता, कूड़ नहीं हो सकता। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत से और बच्चे कहते हैं सर सरकारें नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग सुनाना नहीं जानते हो सरकार। आपने सरकारों को यहां पे बिठाया, आपने नेताओं को यहां पे बिठाया, नेताओं की इज्जत करिए, बिल्कुल करिए, मैं मना नहीं करता हूं। परंतु समय समय पर नहीं एहसास कराइए कि जो देश के मालिक है ना, वो भारत की जनता देश का मालिक है। अगर देश के मालिक है तो भारत का संविधान देश का मालिक है, आप लोग नहीं। आप उन्हें समय समय पर याद दिलाते रहिए कि देश के प्रति काम करते रहिए, देश की जनता के प्रति काम करते रहिए। भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। तो भेदभाव को समाप्त करना, अब ये भेदभाव चाहे जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, रंग के आधार पर। देखो आज हमारे देश में भाई जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करना हर सरकार का उद्देश्य है। हर सरकार की जो पार्टियां की सरकार बनती है वो हर बार नारे देती है, हम भेदभाव नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो किसी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना ये भी लोकतंत्र की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिखाई जिसमें लिखा देयर इज नो प्लेनेट बी। कोई ऐसा प्लेनेट नहीं जहां पे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है वो वहां जाकर के रह ले। हमें सब इसी अर्थ पे रहना है, हमें किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उम्मीद पर पूरी दुनिया जिंदा है। तो उम्मीद हमें सदैव करनी चाहिए, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो और कुछ हो। तो उम्मीदें हमारी जिंदा रहनी चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा किसी ना किसी चीज की हमें उम्मीद रखनी चाहिए, सुधार की उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे क्या हो, सुधार हो सकता है। और एक बात मैं अब आज कहना चाहता हूं कि ये चैप्टर और पॉलिटिक्स जो हमारी बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़े, इंटरकनेक्ट कर करके पढ़े, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएंगी। और इसी के साथ जो आज हमारा चैप्टर और पॉलिटी है वो पूरी की पूरी क्या है, कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी नए चैप्टर के साथ। इको कंप्लीट हो गई, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कर देंगे, फिर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।